नमस्कार। हम लोग मौर्य साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो के अंदर मैंने आपको मौर्य प्रशासन है उसकी जानकारी प्रदान की थी और उसके अंदर हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसने अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से एक उत्तम शासन व्यवस्था है वो भारत के अंदर लागू की थी। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने भारत के अधिकांश भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। प्लूकार्ट का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उसके कब्जे में था। महावंश टीका ग्रंथ चंद्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का शासक कहता है। जम्बू द्वीप का मतलब है प्राचीन काल के अंदर भारतीय महाद्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता था। एक और अन्य यूनानी लेखक है प्लिनी, जिसका कि वृतांत मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। उसने लिखा है कि मगध की सीमा सिंधु नदी है। मुद्रा राक्षस के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य चतु समुद्र पर्यंत था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था। आज हम मानचित्र की सहायता से देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार है वो कहाँ तक फैला हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध के जो सीमांत प्रदेश थे उनको जीतते हुए मगध पर अपना अधिकार किया था। और हम देखते हैं कि मगध विजय के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पराजय और मौर्य साम्राज्य का हिंदुकुश पर्वत तक यानी कि ईरान की सीमाओं तक विस्तार। तो यहाँ पर है जो मानचित्र के अंदर हमको सबसे ऊपर है वो हिंदुकुश पहाड़ है वो दिखाई दे रहा है। और 305 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर सेल्यूकस है वो बुरी तरह से पराजित हुआ था और उसको अपने जो 4 महत्वपूर्ण प्रांत हैं ये प्रांत थे आर्कोशिया, पेरोपेनिसडाई, एरिया और गैड्रोशिया, जो कि मानचित्र के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। इनको क्रमशः कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के नाम से है जो जाना जाता है। तो ये सारे ये जो निम्नलिखित जो प्रांत थे ये इसको है जो चंद्रगुप्त मौर्य पर है जो चंद्रगुप्त मौर्य का है इनके ऊपर है इसके ऊपर है जो अधिकार हो गया। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त की सेल्यूकस पर विजय मौर्य साम्राज्य के लिए बड़ी ही लाभकारी सिद्ध हुई और उसके गौरव के अंदर 4 चांद लग गए। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के शब्दों में अगर हम कहें तो सेल्यूकस के ऊपर चंद्रगुप्त की इस विजय ने यह प्रदर्शित कर दिया कि बड़ी से बड़ी यूनानी सेनाएं हैं, जब उनको कुशल और अनुशासित भारतीय सेनाओं का सामना करना पड़ा तो वे निर्बल सिद्ध हुई। सेल्यूकस से मिले इन प्रदेशों के कारण पश्चिम की ओर समुद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश पर्वत और ईरान की सीमाओं तक हो गया। अगर हम डॉक्टर स्मिथ के कथन को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो कहते हैं कि हिंदुकुश पर्वत है वो भारत की एक वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखक इस पर्वत को पेरोपेनिसस या इंडियन जो कॉकेशस कहते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज इतने वर्षों तक प्रयत्न करते रहे और जिसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ रहे। यानी कि ये विजय थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी और इससे एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी जो वैज्ञानिक सीमाएं हैं, भौगोलिक आधार के ऊपर जो है जो वहाँ तक जो भारत का विस्तार हुआ था वो बाद में कभी भी नहीं हो पाया था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और जो क्षेत्र हैं उनकी विजय। पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था। इसकी पुष्टि है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त का जो आधिपत्य है वो महास्थान अभिलेख है उससे प्रकट होता है जो कि प्रारंभिक मौर्य लिपि में लिखा हुआ है। इसी तरह से परिशिष्ट पर्वन के अनुसार जो कि एक जैन ग्रंथ है, मौर्य हैं वो अवंती यानी कि जो मालवा है उसके अधिपति थे, तो उसके ऊपर भी उनका जो अधिकार है वो सिद्ध होता है। राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ है उससे प्रकट होता है कि अशोक कश्मीर के ऊपर है उस पर अशोक का शासन था और नेपाल पर भी अशोक के आधिपत्य के अनेक प्रमाण मिलते हैं हमको।
यहाँ पर है ना जो हमें ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि कलिंग विजय के अतिरिक्त अशोक ने और कोई भी विजय नहीं की थी। बिंदुसार ने भी ना जो साम्राज्य का है ना जो ऐसा कोई है ना जो विस्तार नहीं किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कश्मीर और नेपाल पर निश्चय ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही अधिकार स्थापित किया गया होगा। इसी तरह से ना जो अशोक के जो अभिलेख हैं उससे ये भी स्पष्ट होता है कि दक्षिण में उसका साम्राज्य है वो कर्नाटक तक विस्तृत था। यानी कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तक विस्तृत था। तो यहाँ पर भी हम जो ये कर सकते हैं कि अशोक ने तो जो साम्राज्य विस्तार किया नहीं था, कलिंग को छोड़कर कोई विजय प्राप्त नहीं की थी। तो दक्षिणापथ के क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त ने अधिकार किया होगा। और ये बात संगमकालीन जो तमिल कवियों के उल्लेख हैं और जैन अनुश्रुतियाँ हैं, मैसूर से प्राप्त अन्य मौर्योत्तर यानी कि उत्तर मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं, इसी तरह से जो यूनानी लेखक हैं, प्लूकार्ट है, जस्टिन है, उसके विवरण से भी ये बात है वो स्पष्ट दिखाई देती है। इसी तरह से एक जैन परंपरा में है ना जो विश्वास किया जाए तो चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल के अंतिम दिन है श्रवण बेलगोला नामक है ना जो स्थान पर है ना जो बिताए थे और वहीं पर उसने जैन परंपरा के अनुसार व्रत करके उपवास करके अपने प्राण त्यागे थे। तो ये भी एक स्वाभाविक सी बात है कि वो अंतिम दिनों में उसी स्थान पर जाकर बसा होगा जो उसके साम्राज्य की सीमाओं के भीतर हो। तो एक परोक्ष संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला या कर्नाटक तक विस्तृत रहा होगा। तो यहाँ पर हम पूरा इसको देखकर कह सकते हैं, निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है वो हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक, हिमालय से लेकर कर्नाटक तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के विशाल प्रदेश, जिसके अंदर की मैंने बताया था आपको कि काबुल कांधार और हेरात है, बलूचिस्तान है, वो सारा का सारा क्षेत्र आते थे। इसके अलावा पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, मगध, सौराष्ट्र, बंगाल, मालवा और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक का प्रदेश है वो सम्मिलित था। धन्यवाद।